हेलो दोस्तों, आज है 4 दिसंबर और हम लोग डिस्कस करेंगे 4 दिसंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से, जो आजकल न्यूज में काफी बना हुआ रहता है। तो ये इसमें पूछा ये गया है कि आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस लाने के लिए किसी और के खिलाफ किसकी कंसेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसका सही आंसर है अटॉर्नी जनरल की। तो अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि हमारे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कंसेंट प्रोवाइड किया है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चालू करने के लिए रचिता तनेजा के खिलाफ। तो इसलिए ये न्यूज में है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अटॉर्नी जनरल का ही हमें कंसेंट चाहिए। और ये हमारे किस लॉ से बैक्ड है? तो ये हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 से बैक्ड है। इसके इसका जो 15 सेक्शन 15 जो है ये हमें बताता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो कैसे इनिशिएट किया जा सकता है। तो थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है 1971 ये बनाया गया था। ये अगर कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है तो उसके लिए हमारे अटॉर्नी जनरल या फिर सॉलिसिटर जनरल का जो है एक मोशन लेकर के आते हैं कोर्ट में। अगर यही चीज अगर हाई कोर्ट में लेके आया जाए तो एडवोकेट जनरल एक हमारा मोशन लेके आते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट कोर्ट चालू करने के लिए। अगर यही चीज अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोई आदमी किसी और पर्सन के खिलाफ लाना चाहता है तो उसके लिए कंसेंट इन राइटिंग चाहिए होता है अटॉर्नी जनरल का या फिर एडवोकेट जनरल का, अगर हमारा स्टेट्स के लिए है तो। अगर वो डिनाई कर देते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल या फिर हमारे एडवोकेट जनरल तो वो आप नहीं लेके आ सकते, वो वहीं पे बात खत्म हो जाती है। जैसे कि हमारे स्वरा भास्कर के केस में हुआ था। ठीक है। अब जो क्या है, अगर हम लोग कंसेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? कंसेंट की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि कोर्ट का टाइम बचाया जा सकते। अभी ऑलरेडी कोर्ट में कई सारे हजारों लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं, इसलिए टाइम बचाना जरूरी है। अब हमारा जो है, अगर आप देखिए इस बात को कि अगर कोर्ट चाहे किसी के खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस इनिशिएट कर सकती है, उसमें अटॉर्नी जनरल का कंसेंट नहीं चाहिए होता है, क्योंकि कोर्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का इस्तेमाल करती है। तो जैसे कि प्रशांत भूषण के केस में हुआ था, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थेरमिन नाम से कोई चीज है जो आजकल न्यूज में काफी बना हुआ है। तो इसका सही आंसर बताना है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो इसका सही आंसर है थेरेबिन जो है एक्चुअली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बिना हाथ से टच किए हुए बजाया जाता है। तो है ना काफी इंटरेस्टिंग। ये अभी न्यूज में क्यों है? न्यूज में अभी इसलिए है क्योंकि इसने अभी 100 साल पूरे कर लिए हैं। अब देखिए थेरेमिन इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखते हैं। ये हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो 1920 में बनाया गया था। तो ये हमारा बनाया किसके द्वारा गया था? ये हमारा बनाया गया था लियोन थेरेमिन के द्वारा ये बनाया गया था। इसमें होता क्या है कि दो जैसे एंटीना होते हैं, ये देखिए दो एंटीना है। एक से आपका फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होता है और दूसरे से आपको वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं। तो हाथों के मूवमेंट से आप फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं और उन सिग्नल्स को स्पीकर में भेज करके वॉल्यूम बढ़ाया और घटाया जाता है। तो इसलिए काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें बिना हाथ से टच किए हुए आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हैं, ये काफी मजेदार बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो उसका सही आंसर है ये हमारा 3 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। ये हमारा यूनाइटेड नेशन का एक जो है रेजोल्यूशन पास हुआ था 1992 में। रेजोल्यूशन नंबर था 47/3। ये हमारा पास हुआ था 3 दिसंबर 1992 में। इसलिए हम लोग 3 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज। तो हम लोग ये क्यों ऑब्जर्व करते हैं? ताकि हम लोग वो उन जो डिसेबिलिटीज से सफर कर रहे हैं उनके जो हम लोग दर्द को, उनके राइट्स को समझ सकें और उनके लिए कुछ ना कुछ काम करके उनको दर्द को कम कर सकें, इसलिए ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये अभी न्यूज में काफी बना हुआ है। ये एक तरह का टेस्ट है। ये किस चीज को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका सही आंसर है ये अभी हमारा जो है किसी भी चीज का प्रोडक्ट का कंपोजिशन चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ये हमारे हनी के लिए अभी इस्तेमाल किया गया है। ये अभी इस्तेमाल किया गया है टेस्टिंग के लिए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा, जो कि दिल्ली बेस्ड एनजीओ है। अभी ये पता चला है कि हमारी जो कई सारी जो हनीज प्रोडक्ट है जो इंडिया में भी है मौजूद है, वो सभी के अंदर सिर्फ मिला हुआ है। तो है ना, ये बहुत खराब बात है सभी के लिए। तो अभी क्या, जैसे कि प्रोडक्ट हो गए डाबर, झंडू, बैद्यनाथ है, सब जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं सभी टेस्ट में फेल कर गए हैं। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। हनी क्या है कि हमारे शरीर के लिए काफी अच्छा होता है।
हनी में जो है एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए हनी हमारे शरीर के लिए बढ़िया है। लेकिन अभी अडल्ट्रेशन के कारण यह हमारे लिए शरीर में हानिकारक भी हो सकता है। तो अभी क्या है कि इंडियन कंपनी चाइनीज सिरप मंगवाती हैं, शुगर सिरप मंगवा करके वो हमारे हनी में ऐड कर देती हैं, हनी को खराब कर देती हैं। तो हमारे सीएससी ने क्या किया, उन पोर्टल को ट्रैक किया, चाइनीज पोर्टल को ट्रैक किया, और जहां से ये लोग मंगवा रहे थे। तो इसलिए ये हमें ध्यान रखना है कि किसने पकड़ा, ये हमारे सीएसई ने पकड़ा। ठीक है, ये हम क्या मिलाते हैं इसमें, शुगर सिरप मिलाते हैं। ये अब देखेंगे कौन सा रेवोल्यूशन हमारा इन्वॉल्व है हनी के लिए। तो हमारा इन्वॉल्व है स्वीट रेवोल्यूशन, रिलेटेड है हमारा हनी प्रोडक्शन से। हनी को प्रोडक्शन गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है ताकि फार्मर्स का जो इनकम डबल किया जा सके, इसके लिए इसका प्रमोट किया जा रहा है। और 2 टेस्ट हैं जिसके हम लोग चेक कर सकते हैं, जिनसे चेक कर सकते हैं कि हनी की क्वालिटी कैसी है। वो है C3 एंड C4 टेस्ट है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अभी जो है C3 होता है राइस शुगर के चेक करने के लिए, C4 होता है केन शुगर को चेक करने के लिए। और वर्ल्ड में चाइना हमारा लार्जेस्ट हनी प्रोड्यूसर है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। और इंडिया में फिर कौन है, तो इंडिया में हमारा है पंजाब। आगे बढ़ते हैं। नमन बथाई इनिशिएटिव किस स्टेट के द्वारा चालू किया गया था, तो इसका सही आंसर है केरला के द्वारा चालू किया गया। तो ये अब किससे से लिंक्ड है, ये हमारा जो ट्राइबल बच्चे हैं उनको लोकल लैंग्वेज, उनके वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए चालू किया गया था, और इसका काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, इसलिए काफी न्यूज में बना हुआ है। और देखते हैं इसके बारे में। हम लोग जो है सेफ गार्ड करना चाहते हैं रीजनल लैंग्वेजेस को, इसलिए कई सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं। जैसे कि हमारे येलो प्रोक्लेमेशन जो यूनेस्को के द्वारा बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा लोकल लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, इंडिजिनस लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। और हमारा जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज भी बनाया गया था। तो अब आपको ये दोनों बात ध्यान में रखना है। अब हम और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं, तो हमारे आर्टिकल 29 है जो हमारी माइनॉरिटीज के लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करते हैं। आर्टिकल 120 है जिसके तहत हमारे जो है पार्लियामेंटेरियन वो हमारे लोकल लैंग्वेज में अपना बात को रख सकते हैं, मदर टंग में रख सकते हैं। और हमारा आरटीई है, इसके तहत क्या है कि हमें छोटे बच्चों को उनके लैंग्वेज में ही पढ़ाना है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उनका सेम होना चाहिए। और हम लोग जो है आर्टिकल 350A भी है, आर्टिकल 350B भी है। आर्टिकल 350B में स्पेशल ऑफिसर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए बनाया जाता है। और हमारा 8 शेड्यूल्स है जिसके तहत हम लोग 22 लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एम सिसेशन प्रोग्राम जो है ये किस चीज से रिलेटेड है, इसका सही आंसर है ये हमारा मोबाइल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए टोबैको का कंजम्पशन का कम करना है, इसके लिए ये न्यूज में बना हुआ है। तो थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। हमारा जो प्रोग्राम है एम सिसेशन प्रोग्राम जो है ये हमारा टोबैको का कंजम्पशन को कम करना है। तो ये हमारा कब किया गया, ये हमारा चालू किया गया 2016 में चालू किया गया था। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के इनिशिएटिव के तहत इसको चालू किया गया था। इसमें होता क्या है, जो आदमी क्विट करना चाहता है वो मैसेज के थ्रू बात कर सकता है जो स्पेशलिस्ट हैं जो इन पे हेल्प करेंगे उनको क्विट करने के लिए। तो ये चालू किनके द्वारा किया गया, तो ये चालू किया गया नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के द्वारा, साथ में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साथ में WHO और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का भी इसमें हाथ है। उनकी इनिशिएटिव थी बी हेल्दी बी मोबाइल। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये चारों के द्वारा मिल करके ही ये हमारा इनिशिएटिव को चालू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप ये किस स्टेट में लोकेटेड है, ये आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है ये हमारे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तो अब ये न्यूज में क्यों आया, न्यूज में भी इसलिए आया क्योंकि हमारा ये 3rd साइंटिफिक फैसिलिटी बन गया है इंडिया में, जिसको की रिकॉग्निशन मिला है IEEE के द्वारा। ये इसके जो रिसर्च जो भी इसके द्वारा रिसर्च किया गया वो हमारे काफी बहुत ज्यादा काम आया, रेडियो एस्ट्रोनॉमी में इसका यूज हुआ। तो थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। ये जो हमारा जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है इसमें 30 एंटीना लगाए गए हैं। 30 एंटीना कैसे लगाए गए हैं, तो वाई शेप में एंटीना लगाए गए हैं। ये हमारा कहां पे लगाया गया है, ये हमारा लगाया गया है पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये इनके द्वारा ऑपरेट किया जाता है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा ये हमारा ऑपरेट किया जाता है। तो इसका जो भी रिसर्च आया था वो करीब डेटा जो है 40 कंट्रीज को यूज कर रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया सभी कंट्रीज के लिए।
और जो है, और आपको 2 और इनिशिएटिव पता होना चाहिए जिनको IEEE के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया। तो वो थे जेसी बोस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ जनरेशन एंड रिसेप्शन ऑफ रेडियो वेव्स इन 1895, और था हमारा रमन इफेक्ट बाय सीवी रमन इन 1928। ये दोनों तो थे बहुत पुराने, लेकिन इनको रिकॉग्नाइज किया गया है 2012 में। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि 3 जो इनिशिएटिव थे जो हमारे माइलस्टोन विनर है IEEE के इंडिया में, जो वो हैं ये 3, जेसी बोस, सीवी रमन और हमारा जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड है, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो इसका सही आंसर है, ये हमारा पब्लिश किया जाता है WTO के द्वारा। इसमें क्या किया गया है, इन डेप्थ एनालिसिस किया गया है वर्ल्ड का इंटरनेशनल ट्रेड ट्रेंड को एनालिसिस किया गया है, साथ में ट्रेड पॉलिसीज को भी एनालिसिस किया गया है, और साथ में ये बताया गया है कि हमारे जो अभी पैंडेमिक के कारण डिजिटल इनोवेशन और ई कॉमर्स को काफी तेजी से बढ़ावा मिला है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन आज समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, और हाँ, कृपया करके इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और साथ में कमेंट करना ना भूलें। तो धन्यवाद।